हेलो एवरीवन। तो बच्चों मैं आपको एक सीरीज़ करा रहा था जिसके अंदर हम एनसीईआरटी कवर कर रहे थे, लेटेस्ट एनसीईआरटी विद अपडेटेड एंड करेक्टेड डाटा। आज उस सीरीज़ का मैं चैप्टर नंबर 2 करा रहा हूँ, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। होपफुली आपने इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर आराम से पूरा कवर कर लिया है। बच्चों उससे कुछ बाहर नहीं आएगा क्योंकि पेपर बनाने वाले की जो मोडस ऑपरेंडी है वो एनसीईआरटी ही है और हमने एक एक बात कवर की है 1-2% विद एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर आपको डिटेल्ड करना है तो उसके लिए डिटेल्ड वीडियो है जिसके अंदर हमने एक्स्ट्रा बातें भी की हैं और विद रीज़न किया है। खैर, हम इस सीरीज़ का अगेन एनसीईआरटी का मैं चैप्टर नंबर 2 करा रहा हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी एडिशन 2021-22। जल्दी से बात करते हैं। सबसे पहला सेक्शन मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा, आपको पता है। सबसे पहला सेक्शन 2.1 सेक्शन, अब इंडिया आज़ाद हो गया है, अब हिंदुस्तान को डेवलप करने की जिम्मेदारी हमारे लीडर्स के कंधों पर आ गई है। जो सबसे पहला सवाल हमारे लीडर्स के सामने आया वो ये सवाल आया कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम लाया जाए, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम लाया जाए। इस समय तक जनरली 2 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल होते थे वर्ल्ड में, एक कैपिटलिज्म और एक सोशलिज्म। मतलब लोगों को, लीडर्स को इस बात का फैसला करना था कि हमें एक ऐसा सिस्टम लाना है जिसमें वेलफेयर ऑफ फ्यू होता है, वेलफेयर ऑफ ऑल होता है। ठीक है, बट सोशलिज्म एक ऐसा सिस्टम था, सोशलिज्म वो इकोनॉमिक सिस्टम था जो जवाहरलाल नेहरू को सबसे ज़्यादा अपील करता था, उनको सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगता था। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने हिंदुस्तान के। ठीक है, अब लेकिन उनको सोशलिज्म, एक्सट्रीम सोशलिज्म पसंद नहीं था जो कि सोवियत यूनियन में फॉलो होता था, जहां पे सारे रिसोर्सेज का अधिकार सरकार का होगा। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी यूनिट्स हैं, जितनी भी फैक्ट्री हैं, उनको ओन सरकार करेगी। प्रॉपर्टी राइट्स अधिकार नहीं होंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं होगा। ऐसा सिस्टम सोवियत यूनियन में फॉलो हो रहा था सोशलिज्म का। वो जवाहरलाल नेहरू को पसंद नहीं आ रहा था, एक्सट्रीम, वो उनको अपीलिंग नहीं लग रहा था। He liked socialism but not extreme socialism which were followed in Soviet Union, जहां पे ये चीजें थी। है अब इंडिया क्या डेवलप कर रहा था, इंडिया और लीडर्स ने एक सॉल्यूशन निकाला। तो इंडिया में क्या किया जाए, इंडिया में, क्योंकि मैं पूरा पढ़ूंगा, ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है बात। इंडिया में उन्होंने कहा इंडिया में एक काम करते हैं, एक ऐसी सोशलिस्ट सोसाइटी लेके आते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर होगा। स्ट्रोंग है, नॉट ओनली पब्लिक सेक्टर बट पब्लिक सेक्टर होगा, स्ट्रोंग होगा, सरकार ही चीजें चलाएगी, सरकार ही फैक्ट्रियां चलाएंगी स्ट्रोंगली। ठीक है, बट ऑल्सो विद प्राइवेट प्रॉपर्टी। बट एक ऐसा सोशलिस्ट सिस्टम लेके आ रहे हैं जहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार होगा, लोकतंत्र होगा, लोकशाही होगी, डेमोक्रेसी होगी। ठीक है, और गवर्नमेंट इकोनॉमी के लिए प्लान करेगी और उन प्लानिंग में प्राइवेट प्लेयरों को भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि वो अपना रोल डेवलपमेंट में प्ले करें। ये सरकार कह रही है। सरकार एक नए इकोनॉमिक सिस्टम का आइडिया दे रही थी। सरकार एक मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रही थी। सरकार मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रही थी जहाँ पे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट होती है। बट हमारा मिक्स्ड एक ऐसा होने वाला था जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होंगी, बट गवर्नमेंट का रोल होगा ज़्यादा विद स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब 3 इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड। आप इनका डिटेल बॉक्स से पढ़ लें या डिटेल वीडियो देख लेंगे। बट सोशलिज्म का मतलब ये होता है, सिंपली अगर मैं भाषा में बताऊं, इन विच resources owned, managed and controlled by government. Capitalism, resources owned, managed and controlled by private player. And mixed, resources managed, owned and controlled by both. हमारा मिक्स्ड है बट जिसमें सोशलिज्म को ज़्यादा रोल दिया गया। ठीक है, डन। ये बात कहाँ रिफ्लेक्ट होती है कि इंडिया इस तरह के इकोनॉमी सिस्टम पे जाएगी जिसमें स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर होगा। ये रिफ्लेक्ट होती है आईपीआर 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जो ये बताता था कि कौन सी इंडस्ट्रीज में सरकार होगी, कौन सी इंडस्ट्रीज प्राइवेट प्लेयर के लिए होंगी। आईपीआर 1948 में बात रिफ्लेक्ट होती है। डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वो प्रिंसिपल
जो स्टेट को ध्यान रखने हैं वाइल मेकिंग पॉलिसीज, डीपीएसपी बोलते हैं इनको। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ऐसे ही डीपीएसपी है कि वो प्रिंसिपल्स, वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो स्टेट को ध्यान रखने, सरकार को ध्यान रखने वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। तो ये वाली बात रिफ्लेक्ट होती है दो जगह, आईपीआर 1948 एंड डीपीएसपी इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिया ये ले आया। अब मैंने बोला कि गवर्नमेंट प्लान करेगी इकोनॉमी के लिए, गवर्नमेंट प्लान करेगी। प्लान क्या होता है? अब एक बॉक्स बना हुआ एनसीईआरटी में 2.2, इसमें 2-3 बातें हैं। प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक आइडिया है जो ये बताएगा कि नेशन के रिसोर्सेज कहाँ कैसे यूज होंगे। इट टेल्स अस हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन पुट टू यूज, वेयर टू पुट, व्हेन टू पुट, ये बताएगा, उसको हम प्लान कहते हैं। ठीक है, प्लान दो तरह के होते हैं। प्लान के अंदर गोल होते हैं, कुछ गोल होंगे जो हर प्लान में जनरली होंगे ही होंगे, बट कुछ गोल ऐसे होंगे जो स्पेसिफिक होंगे। कुछ प्लान में, एक प्लान में स्पेसिफिक गोल होंगे जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अचीव करने होंगे। हम प्लान जब बनाएंगे तो कुछ टारगेट सेट करेंगे एंड इन द एंड हम ये चेक करेंगे कि क्या टारगेट वो अचीव हो गए, हम कितना पीछे रह गए उन प्लान से। ठीक है, प्लान हमने दो तरह के बनाए, 5 ईयर प्लान जिनकी ड्यूरेशन 5 साल की होती थी, और पर्सपेक्टिव प्लान जिनकी ड्यूरेशन 20 सालों की होती थी। और 5 ईयर प्लान जो होते थे वो प्रोवाइड करते थे बेस लॉन्ग टर्म प्लान के लिए। मतलब जो छोटे छोटे 5 साल के प्लान हैं वो एक बेस है बड़े गोल का, पर्सपेक्टिव गोल का, पर्सपेक्टिव प्लान का, जो कि 20 साल के लिए है। 5 ईयर प्लान हम बनाएंगे, इसका आइडिया हमें कहां से आया? अगेन सोवियत यूनियन। सोशलिज्म का आइडिया, एक्सट्रीम सोशलिज्म बल्कि जहां फॉलो होता, सोवियत यूनियन। 5 ईयर प्लान का आइडिया सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन 1991 में एक फेडरेशन थी जो 1991 में खत्म होगी, जिससे रशिया बना, है ना, यूएसएसआर, अगर आपको पता है, थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है आपने। ठीक है, 5 ईयर प्लान, पर्सपेक्टिव प्लान, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, 5 ईयर प्लान बच्चों हमने इन टोटल आज तक 12, ये बात लिखी है मैंने, आज तक हमने 12 5 ईयर प्लान बनाए हैं। 12, अभी मैं बताता हूँ, 12 5 ईयर प्लान बनाए हैं। ठीक है, चलो ये बताता हूँ मैं। अब ये हो गया पॉइंट मेरा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसका बता, इंडिया के 5 ईयर प्लान, अब अच्छा पता है आपने माइक्रो में टॉपिक पढ़ा होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इन तीनों प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इन तीनों अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम में अलग होते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस कैपिटलिज्म में कैसे सोल्व होता है, सोशलिज्म में कैसे सोल्व होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में कैसे सोल्व होता है, इसका सॉल्यूशन अलग अलग है। इंडिया ने 5 ईयर प्लान बनाए, पर इंडिया के 5 ईयर प्लान में एक चीज मिसिंग थी। इंडिया ने यह डिसाइड नहीं किया कि कौन से गुड्स कितने बनाए जाएंगे, क्योंकि इसको डिसाइड करना पॉसिबल नहीं था इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए। इवन एक ऐसी इकोनॉमी जिसने एक्सट्रीम सोशलिज्म फॉलो किया, सोवियत यूनियन, वो भी इसको डिसाइड करने में फेल हो गया था। तो हमने, हमारे 5 ईयर प्लान क्या नहीं डिसाइड करते थे, हाउ मच ऑफ ईच एंड एवरी गुड प्रोड्यूस टू बी प्रोड्यूस, कितना गुड एंड सर्विसेज बनाया जाएगा, हम ये नहीं डिसाइड कर पाते थे। ठीक है, अब हमें प्लान बनाने हैं, हमें प्लान बनाने हैं तो हमें एक बॉडी बनानी पड़ेगी, एक इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, जो कि सेटअप हुआ 1950 में, और उसके जो चेयरपर्सन होंगे ये हमने डिसाइड कर दिया पीएम होंगे, मतलब एक्स फैक्टो, बाय द वर्च्यू ऑफ, जो भी उस समय प्राइम मिनिस्टर होगा वो प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन माना जाएगा। तो प्लानिंग कमीशन एक बॉडी बनी, 1950 में बनी, और उसके चेयरपर्सन कौन माने जाएंगे, जो भी उस समय के प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो पहले चेयरपर्सन कौन बने प्लानिंग कमीशन के? ऑब्वियस सी बात है, जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, प्लानिंग कमीशन ने टोटल आज तक 12 5 ईयर प्लान बनाए हैं। बिगिन विद फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56, सेकंड की भी डेट पता होनी चाहिए वैसे, 56 to 61। इसके बाद मैंने बहुत सारे आपको बताए हैं, कब बीच में क्या दिक्कत आई थी उसको छोड़ दीजिए। लास्ट 5 ईयर प्लान बनाया था प्लानिंग कमीशन ने, क्योंकि प्लानिंग कमीशन अब खत्म हो गया है, ये रिप्लेस हो गया है, बताऊंगा अभी। तो लास्ट 5 ईयर प्लानिंग कमीशन जो खत्म हुआ वो हुआ 2014 के एंड में, और इसकी एक जगह ले ली एक नई बॉडी ने जिसका नाम है नीति आयोग ने। इसने जगह ली है, ये कब आई है? 1 जनवरी 2015 को। इस नीति आयोग की फुल फॉर्म है
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो इंडिया को क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की फुल फॉर्म, नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म, जो कि कब से आई है, 1 जनवरी 2015। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, प्लानिंग कमीशन 2014 के एंड में खत्म हो गया, एनडीए गवर्नमेंट आई थी, 2015 में नीति आयोग आ गया, लेकिन प्लानिंग कमीशन एक 12वां 5 ईयर प्लान बना चुका था जिसकी ड्यूरेशन थी 2012 से 2017। रिमेंबर वन थिंग कि 12th 5 ईयर प्लान पूरा हुआ है 2012 से 2017, भले ही 2014 के एंड में प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया हो और 1 जनवरी 2015 से उसकी जगह एक नई बॉडी आ गई हो, नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरपर्सन भी पीएम होते हैं, नीति आयोग के चेयरपर्सन भी पीएम होते हैं। तो पहले चेयरपर्सन कौन बने, अगेन प्राइम मिनिस्टर, कौन, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है जी, प्लानिंग कमीशन आ गया है। अच्छा, एक बात और पता होना चाहिए, एक 7th 5 ईयर प्लान भी पता होना चाहिए, 7th 5 ईयर प्लान भी पता होना चाहिए आप लोगों को। बच्चों 7th 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन थी 1985 टू 1990। 4 की ड्यूरेशन याद रखना, फर्स्ट 1951 टू 56, सेकंड 56 टू 61, 7th 85 टू 90, लास्ट 12th 2012 से 2017। ठीक है, हिसाब मत लगाने लग जाना, बीच में बहुत पंगे हुए हैं, चाइना के साथ वॉर हुई है, ड्रोट आई है, पाकिस्तान के साथ वॉर हुई है, इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं, यहाँ पे बीच में पंगे हुए हैं, तो हिसाब मत लगाना 5-5 साल का, बट ये याद रखना 4। ठीक है, अब गोल 5 ईयर प्लान बन गए हैं तो उनके कुछ गोल्स भी होंगे। तो 4 गोल थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। वी हैव 4 गोल्स। क्या क्या गोल थे, वी हैड 4 गोल्स, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ये तो मैंने ऑर्डर में बताए हैं, पर मैं इसको याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ, एक एक्रोनियम बताता हूँ, दैट इज जेम्स। जेम्स एक, जैसे आप अपनी मम्मी पापा के जेम्स हैं, ऐसे ही 5 ईयर प्लान के कुछ गोल थे, दैट इज जेम्स, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। लेट्स कम टू द फर्स्ट वन, ग्रोथ। एक इंपॉर्टेंट बात, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ठीक है, हमारे 5 ईयर प्लान के कुछ गोल्स थे जिनको हम जेम्स से बता रहे हैं, बट सारे 5 ईयर प्लान ने इन चारों गोलों को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी है, इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? बिकॉज इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहते थे, पर हमारे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं थे कि ग्रोथ भी आ जाए, मॉडर्नाइजेशन भी आ जाए, सेल्फ रिलायंस भी आ जाए, इक्विटी भी आ जाए, सब कुछ हो जाए, पैसे होना, रिसोर्स होना नहीं। हैंस सारे प्लानों ने इन चारों गोलों को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी है, कभी ज़्यादा कभी कम, समय के अनुसार। क्यों नहीं दी है? क्योंकि हमारे देश में रिसोर्सेज की कमी थी। ये बात ओड है थोड़ी सी, याद रखना इसको। ठीक है, लेट्स कम टू द ईच गोल इंडिविजुअली। देखते हैं वन बाय वन। ग्रोथ का वैसे तो मतलब ये होता है कि जीडीपी का बढ़ना, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपने मैक्रो पढ़ी हुई है। वैसे ग्रोथ का मतलब होता है एक देश की, एक कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज बनाने की कैपेसिटी का इंक्रीज होना। ग्रोथ का मतलब एज पर एनसीईआरटी स्पेशली, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद इन कंट्री। विद इन कंट्री लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ विद इन कंट्री लिखा हुआ है, इसलिए मेजर होता है जीडीपी से, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक कंट्री, डोमेस्टिक, विद इन, ठीक है ना, इसलिए जीडीपी यूज होता है। ठीक है, क्योंकि हम विद इन की बात करते हैं। आपने बोला किसी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज बनाने की कैपेसिटी का इंक्रीज होना। कैपेसिटी का इंक्रीज होना का मतलब है 3 बातें। जो कैपेसिटी इंक्रीज होने की बात है, इसका मतलब है 3 बातें। या तो देश के पास ज़्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हो जाएं, मशीनें ज़्यादा हो जाएं, स्टील, आयरन, जो कॉमन यूनिवर्सल रॉ मटेरियल हैं बड़े बड़े, वो ज़्यादा हो जाएं तो आप ज़्यादा बना पाओगे। या आपके पास ज़्यादा वो सर्विस हो जो आपको हेल्प करती है, जैसे बैंकिंग,
लार्जर सपोर्टिंग सर्विस, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड सपोर्टिंग, आपके पास लार्जर सपोर्टिंग सर्विसेज हो, लाइक बैंक, आपको जब ज़्यादा बैंक होंगे तो ज़्यादा क्रेडिट मिल पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास सपोर्टिंग सर्विस जो प्रोडक्शन में हेल्प करेगा वो ज़्यादा हो, ठीक है। तीसरी चीज़, कैपेसिटी ज़्यादा होने का मतलब मशीनों की एफिशिएंसी ज़्यादा होना, पहला इंप्लाई है कि मशीनें ज़्यादा होना, दूसरा कहता है कि मशीनों की रिसोर्सेज की प्रोडक्शन करने की क्षमता ज़्यादा होना, एफिशिएंसी ज़्यादा होना, एक मशीन पहले 10 बना पाती थी, अब 20 बनाने की क्षमता होना। अगर ये तीन ज़्यादा हैं तो मतलब है कि कैपेसिटी ज़्यादा है। ग्रोथ का मतलब क्या है, किसी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज बनाने की कैपेसिटी ज़्यादा हो विद इन, हैंस ग्रोथ को मेज़र हम करते हैं, इसका एक अच्छा इंडिकेटर है जीडीपी। जीडीपी कैसे, जीडीपी में ये बोलेंगे स्टडी इंक्रीज इन जीडीपी, स्टडी इंक्रीज, प्लीज फोकस ऑन दिस वर्ड, स्टडी इंक्रीज। स्टडी इंक्रीज का मतलब होता है ग्रेजुअल इंक्रीज बट कॉन्टिन्यूस, धीरे धीरे इंक्रीज होता रहे बट होता रहे कॉन्टिन्यूसली। तो व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ, क्या इंडिकेटर है, स्टडी इंक्रीज इन जीडीपी। इट शुड बी वैसे रियल जीडीपी बट ठीक है, एनसीईआरटी में स्टडी इंक्रीज इन जीडीपी लिखा हुआ है, ठीक है। डाउन, जीडीपी आपको पता ही है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, ये शायद आपको पता ही होगा ना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एक बात और कहता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एक बात और कहता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये कहता है कि अगर किसी कंट्री को एक ज़्यादा रिच, या किसी इंडिविजुअल को या उस कंट्री के इंडिविजुअल को ज़्यादा रिच और ज़्यादा वेरिड लाइफ, बहुत सारे ऑप्शन हो लाइफ में, ऐसी लाइफ जीनी है ना, तो देश के लिए ये ज़रूरी है कि देश ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे। ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा तो ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, ज़्यादा इनकम जनरेट होगी तो कमाई तो हो ही जाएगी ना। ये कौन कहता है बात, ये कौन कहता है, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहता है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज इफ पीपल ऑफ इंडिया वांट टू एंजॉय मोर रिच एंड वेरिड लाइफ। आर यू गेटिंग मी नाउ। एक होता है वर्ड स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, नाउ जीडीपी से ही चल रहा है, अभी ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का सिंपल भाषा में मतलब ये है कि इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या मतलब है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का, एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना कर रहा है, सर्विसेज सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, चैप्टर 1 में बताया था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, वहाँ बताया था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन व्यवसाय। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब था कि कितनी लेबर फोर्स, कितनी वर्किंग फोर्स मेरी किस सेक्टर में लगी हुई है, कितने लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, यहाँ है स्ट्रक्चरल, कितने इंडस्ट्री में, कितने सर्विस में, यहाँ स्ट्रक्चरल लिखा हुआ है। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि कौन सा सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है। आर यू गेटिंग मी, डन। अब एक बात और, अच्छा यहाँ से ये बात मिस हो गई, चलो एक बात और, पहले ग्रोथ पूरा करते हैं। अब इंडिया का जो ये स्ट्रक्चरल चेंज है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है, मतलब इंडिया का जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो बड़ा पेक्यूलर है। ये बॉक्स है एक, पेक्यूलर वर्ड का मतलब होता है, पेक्यूलर वर्ड का मतलब होता है अनयूजुअल, अनयूजुअल सा है, थोड़ा यूनिक टाइप सा है। कैसे, नेचुरली जैसे जैसे कोई भी नेशन डेवलप करने की प्रोग्रेस करता है तो वो कैसे करता है, स्टार्टिंग में ज़्यादातर लोग खेती में लगे हुए होंगे, है ना, अभी इकोनॉमी डेवलप किया, प्राइमरी रिसोर्सेज का, प्राइमरी इकोनॉमी में लगे होंगे, ठीक है। जीडीपी में भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वहीं से आता होगा। देन दे मूव टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो मतलब जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का ज़्यादा होगा, डोमिनेंट रोल वो प्ले करेगी। देन दे मूव टू सर्विस सेक्टर, एंड इंडस्ट्री में भी रोल ज़्यादा किसका होगा, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किसका होगा, सर्विस का। ये नॉर्मल एक डेवलपमेंटल पाथ है, ठीक है। इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया का जो स्ट्रक्चरल चीज़ है वो बड़ा पेक्यूलर है। इंडिया ने एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग थे, एग्रीकल्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि एक गरीब नेशन में, जैसा कि इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट में होता है। लेकिन इसके बाद हमारे केस में इंडस्ट्री का डोमिनेंट रोल कभी आया ही नहीं है। दिस इज द मेजर इशू इन इंडियन इकोनॉमी। हुआ क्या है, हम यहाँ से सीधा सर्विस सेक्टर पे चले गए हैं कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, मतलब वी स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ डेवलप्ड नेशन विदाउट बीइंग डेवलप्ड। हमने डेवलप्ड हुए बिना डेवलप्ड नेशन जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया है। जैसे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन
जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का 50% से ज़्यादा था आज़ादी के समय, जैसा कि एक गरीब नेशन में होता है, ज़्यादातर लोग भी लगे हुए थे एग्रीकल्चर में। लेकिन बाय 1990 सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया एंड इट बिकम 40.59%, जैसे कि डेवलप्ड नेशन में होता है। हम बिना डेवलप्ड हुए डेवलप्ड नेशन जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो हेंस आवर स्ट्रक्चरल चेंज वाज वेरी पेक्युलर, ठीक है। अच्छा हाँ, ये बात याद रखना, पूछ सकता है आपसे कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है 1990 के बाद, फर्दर एक्सेलरेट हो गया और बढ़ गया 1990 के बाद। कब? क्योंकि एलपीजी आ गया था। सेकंड चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में देखोगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए थे। ठीक है, मैं बाकी गोल बताऊं, एक बात और मिस हो गई थी यहाँ पे हमसे, एक बॉक्स और बना हुआ है एनसीईआरटी में। एक इंसान थे जिनकी हमने बात की, पीसी महालनोबिस, प्रसन्नता चंद्रा महालनोबिस वॉज ए स्टैटिशियन, बहुत फेमस स्टैटिशियन थे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इनके। कुछ बातें हैं इनसे जुड़ी हुई। इन्होंने 5 ईयर प्लान के क्या गोल होने चाहिए, उनके क्या आइडियाज़ होने चाहिए, इन्होंने ये बताए। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो इनके आइडिया पे बना, इसलिए सेकेंड 5 ईयर प्लान को महालनोबिस प्लान भी कहते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान को महालनोबिस प्लान भी कहते हैं बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन हिज आइडियाज़। ठीक है, इनको आर्किटेक्ट कहा जाता है इंडियन प्लानिंग का। इन्होंने एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया कैलकाटा के अंदर, ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इन्होंने एक जर्नल की शुरुआत की, संख्या, बिकॉज ही वॉज अ स्टैटिशियन, संख्या, डिजिट संख्या नाम का एक जर्नल इन्होंने स्टार्ट किया। आपसे ये तो पूछ ही लेगा, अगर कुछ ये ना भी पूछे तो ये तो इम्पोर्टेंट है कि विच प्लान वाज आल्सो नोन एज महालनोबिस प्लान। ठीक है, बाकी गोल क्या थे 5 ईयर प्लान के? कुछ गोल और थे, जैसे मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। मैं जल्दी बताऊंगा। मॉडर्नाइजेशन का मतलब था न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज होना, नॉट जस्ट द यूज ऑफ न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो द चेंज इन द आउटलुक, सोशल आउटलुक में भी चेंज आना। सोशल आउटलुक में मतलब हमारे एटीट्यूड में भी चेंज आना, जैसे विमेन को राइट्स देना, विमेन को यूज करना इन लेबर मार्केट में विमेन का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है, विमेन एम्पावरमेंट की बात करना, विमेन का यूज में लाना, मॉडर्नाइजेशन, सोशल आउटलुक का चेंज करना। देन सेल्फ रिलायंस वो ये कहता है कि कोई भी नेशन डेवलप कर सकता है भाई, इवन विदाउट हैविंग रिसोर्स। कोई भी नेशन मतलब पहले 2 गोल पूरे कर सकता है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, अगर उनके पास रिसोर्स नहीं भी हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू बी सेल्फ रिलायंट। क्या मतलब है सेल्फ रिलायंट का? सेल्फ रिलायंट का मतलब है अपने पैरों पर खड़े होना, और हमने इस सेल्फ रिलायंट के गोल को फॉलो किया है पहले 7 5 ईयर प्लान तक, फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान तक। 7 5 ईयर प्लान कब तक आया था? 7 5 ईयर प्लान मतलब टिल 1990 तक हमने इसको गोल को पूरा किया है, फॉलो किया है। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? उन इंपोर्ट्स को कम करना, अवॉइड करना जिनको आप हिंदुस्तान में बना सकते हो, ये होता है सेल्फ रिलायंट का मतलब। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, कोई वो एक कहते, और सुनो इंपॉर्टेंट बात है, उन इंपोर्ट्स का कम होना, अवॉइड करना जिनको आप देश में बना सकते हो, और पर्टिकुलरली अवॉइड करना फूड आइटम को। वो ये कहता है कि कोई भी देश अगर किसी बाहर की कंट्री पे 3 चीज़ों के लिए भी निर्भर है ना, तो बहुत दिक्कत की बात है। कौन कौन सी? फूड सप्लाईज के लिए निर्भर है, टेक्नोलॉजी के लिए निर्भर है, कैपिटल के लिए निर्भर है। ना तुम्हारे देश में खाना है, ना कैपिटल है, ना टेक्नोलॉजी है। तुम अगर इनके लिए भी बाहर वाली कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो तो बाहर वाले आपकी पॉलिसीज़ में इंटरफेयर करेंगे। और ऐसा हुआ था, ऐसा होता है, जब भी वॉर होती थी ऐसा होता था, अमेरिका इंटरवीन करता था, इंटरफेयर करता था। खैर, उसके बाद इक्विटी कहता है कि तीनों गोल बेकार हैं अगर 4th गोल ना हो, इक्विटी ना हो। कह रहा है केक का साइज, केक इज जीडीपी, केक इज लाइक अ जीडीपी, और केक का साइज इंक्रीज होना इज जीडीपी ग्रोथ। पर अगर वो केक सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो कोई फ़ायदा है क्या?
कुछ लोगों को ज़्यादा पीस मिल जाए, कुछ लोगों को छोटा पीस मिले और कुछ को मिले ही ना, तो क्या फ़ायदा है ऐसी ग्रोथ का, क्या फ़ायदा है ऐसे मॉडर्नाइजेशन का। तो एक और इम्पोर्टेंट गोल होता है जिसका नाम होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, वेलफेयर सबका होना, देश के अंदर लोग अपनी बेसिक ज़रूरतें रोटी कपड़ा मकान पूरा कर पाएँ, ये ज़रूरतें पूरी कर पाएँ, और इनइक्वालिटी देश के अंदर जो गैप है रिच और पुअर के बीच में वो कम होना इज व्हाट इक्विटी। आर यू गेटिंग मी? जल्दी से इसको नोट डाउन करो। मैंने आपको 2 सेक्शन कराए हैं, एक इंट्रोडक्शन और एक गोल, और 2-3 बॉक्स करा दिए, 2.2 बॉक्स, 2.3 बॉक्स। एक 2.1 है जिसमें हमने इकोनॉमिक सिस्टम बताया है। डन? जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ जी बच्चों, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जल्दी से करते हैं क्विकली बाकी पोर्शन। 2.3 करा रहा हूँ इस पूरे स्लाइड पे, दैट इज एग्रीकल्चर। 2-3 टॉपिक हैं इसके अंदर, इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा। एग्रीकल्चर बच्चों, हम सब जानते हैं कि कॉलोनियल रूल में जब इंडिया डिपेंडेंट था ब्रिटिशर्स पर, तो ना तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ थी ना ही इक्विटी थी, और इन शैकल्स को ब्रोक किया हमारे प्लानर्स ने। हमारे प्लानर्स ने एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने के लिए 2 चीज़ें लेके आए, एक लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन। एक लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेट्स टॉक अबाउट लैंड रिफॉर्म्स फर्स्ट। लैंड रिफॉर्म का एम क्या था बच्चों? टू प्रमोट इक्विटी। देश में क्या लाई जाए? एग्रीकल्चर में क्या लाई जाए? इक्विटी। मतलब क्यों था, क्यों ला रहे थे? क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत सारे इंटरमीडियरीज हुआ करते थे एग्रीकल्चर में, लाइक जमींदार्स, लाइक जागीरदार्स, और ये सब लोग सिर्फ रेंट कलेक्ट करते थे और इनके लिए एग्रीकल्चर की इंप्रूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं करते थे। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लो प्रोडक्टिविटी थी और इसकी वजह से हमें अपना फूड ग्रेन यूएस से मंगाना पड़ता था। हमें फूड ग्रेन किस कंट्री से मंगाना पड़ता था? यूएसए से मंगाना पड़ता था। ठीक है, ये रीजंस थे, ये इशू थे। तो हमने क्या किया? लैंड रिफॉर्म्स में हम 2 चीज़ें लेके आए, एनसीईआरटी के हिसाब से 2 चीज़ें लेके आए। अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग। वैसे बहुत ज़्यादा थे। अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज ये क्या था? हमने इंटरमीडियरीज को ख़त्म कर दिया और फार्मर को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लेके आए गवर्नमेंट के। जो इंटरमीडियरीज थे जिनका काम सिर्फ रेंट कलेक्ट करना था, उनको हमने ख़त्म कर दिया। और इसके पीछे पर्पज़ ये था कि अगर हम फार्मर को ही लैंड का ओनर बना देंगे तो वो उसको इंसेंटिवाइज करेगा, उसको वो लुभाएगा कि वो अपनी लैंड में इन्वेस्ट करे ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, प्रोवाइडेड दैट कि उसके पास इतना पैसा है कि वो इन्वेस्ट कर सके, प्रोवाइडेड दैट उसके पास सफिशिएंट कैपिटल है। दूसरी बात, इससे हुआ क्या? इस रिफॉर्म की वजह से 200 लाख टेनेंट गवर्नमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। बट कुछ इश्यूज थे कि ये जो गोल है इक्विटी का, ये पूरी तरह से सर्व नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्होंने इस कानून में खामियां, इस कानून की जो लूप होल से उनका फ़ायदा उठाया और अपने आप को ये दिखा दिया कि मैं ही हूँ जी सेल्फ कल्टीवेटर, मैं ही हूँ जी इस ज़मीन को मैं ही जोतता हूँ, मैं ही कल्टीवेट करता हूँ, मैं इंटरमीडियरी नहीं हूँ। इनका लूप होल्स का बड़ा फ़ायदा उठाया गया। खैर, दूसरा था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग क्या होता है कि एक मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब कर देना कि एक लैंड इतनी होल्डिंग आप कर सकते हो लैंड की, एक इंडिविजुअल कितनी लैंड होल्ड कर सकता है, इसकी एक मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब कर देना लैंड सीलिंग कहलाता है। अगेन इसका पर्पस क्या था? टू प्रमोट इक्विटी। इससे क्या होगा? और प्रिसाइज मोटिव क्या था कि कुछ लोगों के पास, कुछ गिने चुने लोगों के पास कंसंट्रेशन ऑफ लैंड होल्डिंग नहीं होगी। जिनके पास है उनसे ले ली जाएगी, उस लिमिट के बियॉन्ड अगर है आपके पास उनसे ले ली जाएगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंग दी लैंडलेस क्लास, ठीक है। लैंड सीलिंग में भी एक इशू आया कि इस कानून को चैलेंज कर दिया गया और मीनवाइल जब हम ये चैलेंज कर रहे थे तो इन जमींदारों ने, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीन थी, बड़े बड़े फार्मर्स ने क्या किया? अपने रिश्तेदारों के, अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम इस ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया, बेनामी फर्जी ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन को डिले कर दिया और मीनवाइल उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देता है यार, ठीक है जी।
नाउ दूसरा जो हम रिफॉर्म लेके आए वो लाए थे ग्रीन रिवॉल्यूशन। मैंने लैंड रिफॉर्म समझा दिया, नाउ टॉक अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन। बच्चों इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितने % लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे? डिपेंडेंट 75% लोग। प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी थी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी, पर्टिकुलरली इरिगेशन फैसिलिटीज़ की बहुत कमी थी। इन सारी कमियों को दूर किया ग्रीन रिवॉल्यूशन है। बिकॉज ऑफ दीज शॉर्टकमिंग्स क्या था, हम में फूड के लिए भी यूएस के ऊपर हम डिपेंडेंट थे। ठीक है, नाउ इन सारी खामियों को दूर करता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? लार्ज इंक्रीज होना फूड की प्रोडक्शन में जब हम HYV सीड का यूज़ कर देते हैं। HYV सीड का मतलब होता है हाई यील्ड वेराइटी सीड का यूज़ करके फूड ग्रेन की प्रोडक्शन एकदम से बढ़ जाना। अलोंग विद यू नीड टू यूज़ 3 मोर थिंग्स: पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर एंड प्रॉपर वाटर सप्लाई। अपार्ट फ्रॉम HYV सीड 3 चीज़ें आपको और चाहिए: फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और पानी की सप्लाई। और इनका एक प्रॉपर मिक्सचर अगर आप यूज़ कर देते हैं तो आपकी पैदावार, आपकी प्रोडक्शन एकदम से बढ़ जाएगी। ऐसा हुआ भी। ठीक है, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के 2 फेज़ हैं NCERT में, मिड 1960s से मिड 1970s, मिड 1960s से 1970s, मिड 1970s एंड मिड 1970s से मिड 1980s। ये 2 फेज़ है। फर्स्ट फेज़ में क्या है कि HYV सीड सारे स्टेट्स तक नहीं गया, कुछ ही स्टेट तक वो रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे कुछ स्टेट्स के नाम दिए हैं, जैसे सभी स्टेट्स के नाम नहीं दिए जहाँ पे HYV सीड पहुँचा, बट जिन स्टेट्स तक पहुँचा उनमें से कुछ स्टेट ये थे: पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु। इसके अलावा फर्स्ट फेज में HYV सीड ने ज़्यादातर वीट ग्रोइंग रीजन्स को फ़ायदा पहुँचाया। ध्यान सुनना, HYV सीड 2 स्पेशली मेड फॉर wheat and rice, but in first phase it majorly benefited wheat growing regions only। ठीक है, though in phase 2 it now start covering more states, more variety, टेक्नोलॉजी और जगह स्प्रेड हुई, और वैरायटी में भी ऑफ क्रॉप और स्टेट्स में भी। ठीक है, ज़्यादा स्टेट्स एंड ज़्यादा क्रॉप। बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया 1960s के लेट तक, 1968, 1969 आते आते इंडिया फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट बन गया। लेट 1960s में बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया फूड ग्रेन्स में। आर यू गेटिंग मी नाउ? बट एक इशू था कि ग्रोथ ना काफ़ी थी, ग्रोथ उतनी नहीं थी। ज़्यादातर फार्मर जो लार्ज उनकी प्रोडक्शन हुई उसको कंजम्पशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया करते थे। खैर, जिन फार्मर्स के पास अपनी सब्सिस्टेंस, अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद कुछ बचता था, वो उसको मार्केट में बेच दिया करते थे। इसको बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। वो पोर्शन जो आप मार्केट में बेचते हो अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद, उसको बोलते हैं मार्केटेड सरप्लस। और मार्केटेड सरप्लस ज़्यादातर बेचा गया बाज़ार में वीट और राइस। ज़्यादातर क्या क्या बेचा गया? राइस एंड वीट। इसके क्या फ़ायदे हुए मार्केटेड सरप्लस के? मार्केटेड सरप्लस का ये फ़ायदा था, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ? प्रोडक्शन बढ़ी। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ? मार्केट सरप्लस जनरेट हुआ। मार्केट सरप्लस जनरेट होने से क्या हुआ? राइस एंड वीट बाजार में आया। बाजार में आया, सप्लाई बढ़ गई तो उसके प्राइस घट गए, उसके दाम घट गए। तो जो लो इनकम ग्रुप था, जो गरीब तबके के लोग थे, जो ज़्यादातर अपना पैसा फूड पे खर्च करते थे, उनको जीवन यापन करना बड़ा आसान हो गया। उनके लिए चीज़ें सस्ती हो गई क्योंकि वो ज़्यादातर खर्च करते हैं फूड ग्रेन्स पर, वो सस्ता हो गया बिकॉज ऑफ दिस मार्केटेड सरप्लस, बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ? गवर्नमेंट ने लार्ज स्टॉक मेंटेन कर पाई, इनका फूड ग्रेन्स का बफर स्टॉक मेंटेन हो गया गवर्नमेंट के, टू यूज़ इन एमरजेंसी। तो ये बड़े फ़ायदे हुए इसके। ठीक है, बट कुछ डर था ग्रीन रिवॉल्यूशन पॉलिसीज़ के साथ। जब आया इतनी कुछ बेनिफिट्स थे तो कुछ डर भी आया। अब वो हुआ डर पूरा या नहीं ये नहीं पता, पर डर क्या आए? 2 डर आए कि ग्रीन रिवॉल्यूशन गरीब और अमीर फार्मर्स के बीच में डिस्पैरिटी इंक्रीज कर देगा। इट विल इंक्रीज डिस्पैरिटी अमंग रिच एंड पुअर फार्मर्स। ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज फार्मर्स। दूसरी बात कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ये जो पौधा होगा, ये जो लार्ज प्रोडक्शन होगी, ये मोर प्रोन है पेस्ट अटैक के, कीट
कीड़ा इस फसल पे जल्दी लग जाएगा और एक बार कीड़ा लग गया तो पूरी फसल को खा जाएगा, पूरी फसल खराब हो जाएगी। ये दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रिस्क थे जिससे फार्मर डर रहा था, पर गवर्नमेंट ने इन दोनों ही रिस्क को ख़त्म किया, दूर किया, रिड्यूस किया। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने छोटे फार्मर को सस्ते रेट पे लोन दिलवा दिया, क्योंकि फार्मर तो यूज़ कर ही लेगा HYV सीड, कौन नहीं कर पाएगा? छोटा फार्मर। छोटे फार्मर को सस्ते रेट पे क्या दिलवा दिया? लोन, पहली बात। दूसरी बात, उसको फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे दी, तो अब इनसे क्या हुआ? स्मॉल फार्मर भी HYV सीड यूज कर पाया। दूसरी बात, मोर प्रोन थी ना पेस्ट अटैक के, गवर्नमेंट ने कुछ रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश कर दिए ताकि जो रिस्क है ये कंसिडरेबल लेवल पे घटाया जा सके, और ऐसा हुआ भी। तो मतलब ये जो रिस्क थे, ये जो दो रिस्क थे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से आए थे, ये एक्चुअली हुए ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ अफर्मेटिव एक्शन ले लिए थे। आर यू गेटिंग मी? हैंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से सिर्फ लार्ज फार्मर को फ़ायदा नहीं हुआ है, स्मॉल को भी हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी एक प्रोएक्टिव रोल प्ले किया बाय डूइंग दिस थिंग। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। नाउ सर एक पॉइंट और है कि क्या सब्सिडीज मिलनी चाहिए या नहीं। तो एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि मिलनी चाहिए, एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट कहता है कि नहीं मिलनी चाहिए। सब्सिडीज क्यों दी जाती है? सबसे पहली बात सब्सिडीज इसलिए दी जाती हैं ताकि उसके चक्कर में फार्मर न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ले और हियर HYV टेक्नोलॉजी को यूज़ कर ले, क्योंकि सब्सिडी से वो इंसेंटिवाइज हो जाएगा, उसको छूट मिलेगी, सस्ती पड़ेगी, तो वो HYV टेक्नोलॉजी को ट्राई करेगा। तो इसलिए दी जाती है टू इंसेंटिवाइज, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी, टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। नहीं मिलनी चाहिए सब्सिडी, इसके पीछे क्या रीजनिंग दी है कुछ इकोनॉमिस्ट ने दी है कि भले ही सब्सिडीज फार्मर के लिए होती है, बट इससे सिर्फ फार्मर को फ़ायदा नहीं होता। किनको फ़ायदा होता है? इनसे फ़ायदा होता है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होता है। फार्मर को होता है, पर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि उनका माल अब पहले से ज़्यादा बिकने लगता है। दूसरी बात, अमंग फार्मर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है उन फार्मर को जो प्रॉस्पर रीजन में रहते हैं, तो सिर्फ छोटे तबके के फार्मर को इस फ़ायदा नहीं होता। मतलब सब्सिडीज़ टारगेटेड ग्रुप को सिर्फ फ़ायदा नहीं पहुंचाते, उनके साथ कुछ और लोग फ़ायदा उठा ले जाते हैं, लाइक फार्मर्स फ्रॉम प्रॉस्पर रीजन, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसलिए नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, सब्सिडीज देने से गवर्नमेंट के ऊपर भी ह्यूज बर्डन पड़ता है, गवर्नमेंट के ऊपर भी क्या पड़ता है? ह्यूज बर्डन पड़ता है, इसलिए नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि फार्मिंग आज भी रिस्की बिजनेस है। हमारे देश में आज भी फार्मर छोटे तबके का है। अगर आपने सब्सिडी हटा दी, वो कैसे यूज़ करेगा? और अगर सब्सिडी हट गई तो क्या होगा? अगर हट गई तो रिच और पुअर फार्मर में, स्मॉल और लार्ज फार्मर में फिर से इनइक्वालिटी आ जाएगी। तो मत हटाओ ना, क्या सब्सिडी मत हटाओ, ठीक है। एक बात, अगर सब्सिडी हटा दी तो इक्विटी का जो गोल है वो वॉयलेट हो जाएगा, उसका हनन हो जाएगा। अब एक बात है, एक क्रिटिकल बात है कि 1950 में एग्रीकल्चर में 67.5% लोग लगे हुए थे। 1990 आते आते एग्रीकल्चर में 64.9% लोग लगे रहे, मतलब ऑलमोस्ट 65% ही लोग लगे रहे। मतलब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज ही नहीं हुआ। 40 साल पहले भी एग्रीकल्चर में जितने लोग लगे हुए थे उतने ही 40 साल बाद लगे रहे, बट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का घट गया और बहुत ज़्यादा घट गया। इट कम्स टू अराउंड 59% हुआ करता था आज़ादी के समय, इट कम्स टू अराउंड 34%। वो डाटा नहीं दे रखा है यहाँ पे, बट मतलब वो ये कह रहा है कि लार्ज लेबर फोर्स अभी भी एग्रीकल्चर में ही थी इवन आफ्टर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्यों? बिकॉज ऑफ पॉलिसी फेलियर। बिकॉज ये जो लोग हैं ये बाकी दो सेक्टर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए। एग्रीकल्चर के जो जुड़े हुए लोग थे, जो जिनको खेती बाड़ी आती थी, वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स। आर यू गेटिंग मी? एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है ग्रीन रिवॉल्यूशन का कि इंडिया फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हो गया है बाई 1960s, बाई लेट 1960s। उसका एग्जाम्पल है, मैं एक पिक्चर भी करानी है मुझे, डायग्राम। उसका एक
एग्जाम्पल है, उसका प्रूफ है डायग्राम। यहाँ लिखा हुआ है एक ट्रैक्टर पे एक इंसान बैठा हुआ है, आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन हु इज़ इंटरेस्टेड इन योर ऑफर। ये बात कर रहा है किससे? इससे। ये हैट पहन रखी है इसने, बूट पहन रखा, चश्मा लगा रखा है, ये कुछ ग्रेन लेके बैठा हुआ है। ये कौन सी कंट्री का बंदा होगा? ये यूएस का होगा, क्योंकि बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन वी वर प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन यूएसए फॉर आवर फूड सप्लाईज। एक बात और है, इसके बैग पे कुछ लिखा हुआ है, इसके फूड ग्रेन पे बैग पे कुछ लिखा हुआ है PL480। एक प्रोग्राम था जो हमने इंडिया ने यूएस के साथ साइन किया था, जिसका नाम था PL480, पब्लिक लॉ 480, बस फुल फॉर्म क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, पब्लिक लॉ 480। तो इसका नाम था एक्चुअली फूड फॉर पीस प्रोग्राम। हम उनसे वीट एक्सचेंज करते थे अगेंस्ट रूपी। PL480 बस पता होना चाहिए क्योंकि बैग पे लिखा हुआ है। बट आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन योर ऑफर। ठीक है, आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन डन। बच्चों ये हो गया एग्रीकल्चर। क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गई है काफ़ी, इसके मैं सेकंड पार्ट में आपको करा रहा हूँ, इसके मैं आपको सेकंड पार्ट में करवा रहा हूँ इंडस्ट्री एंड रिमेनिंग पार्ट। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। बाय बाय। बच्चों 9 बाय और 9 सेकंड पार्ट, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हमें ये टॉपिक इसी वीडियो में ख़त्म करना है। बच्चों जल्दी से मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। इस स्लाइड में मैं आपको 2 सेक्शन करा दूंगा, दैट इज़ इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेक्टर एंड ट्रेड पॉलिसी। इसके बाद 5 मिनट की स्लाइड और रह जाएगी, उसमें हमारी ये वीडियो खत्म हो जाएगी। मतलब हमारा चैप्टर नंबर 2 कट टू कट एनसीईआरटी से, लेटेस्ट एनसीईआरटी से खत्म हो जाएगा। जल्दी से बच्चों, स्पीड से। बच्चों इंडस्ट्री एंड ट्रेड की बात करते हैं। किसी भी पुअर नेशन को अगर अपनी कंट्री के अंदर प्रोग्रेस करनी है, अगर देश के अंदर प्रोग्रेस करनी है, अगर कोई पुअर नेशन प्रोग्रेस करना चाहता है, तो उसका जो मूल मंत्र है वो ये है कि वहाँ पे एक अच्छी इंडस्ट्रियल सेटअप होना चाहिए। अगर उस देश के अंदर अच्छा इंडस्ट्रियल सेटअप लग जाएगा तो वो पुअर नेशन प्रोग्रेस करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब क्यों इंडस्ट्रीज किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं? इंडस्ट्रीज जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कंपेयर टू एग्रीकल्चर। वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला बहुत ज़्यादा सीजनल होता है। एग्रीकल्चर मोटा मोटा 4 से 5 महीने का कामकाज का ऑक्यूपेशन है, समझ गए। हैंस इंडस्ट्री प्रोवाइड मोर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट, वो भी खरीफ सीजन में एग्रीकल्चर ज़्यादा रोजगार देता है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में क्योंकि मशीनें यूज़ होती हैं, टेक्निक यूज़ होती है, तो इट प्रमोट मॉडर्नाइजेशन एंड इट प्रमोट ओवरऑल प्रोस्पेरिटी, समृद्धि लेके आता है देश के अंदर, प्रोस्पेरिटी लेके आता है। ठीक है, और नॉट ओनली कि इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर प्लान ने भी इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंट बताया है और उनकी डेवलपमेंट पे स्पेशल एम्फेसाइज किया है। किसने? 5 ईयर प्लान्स ने भी किया है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ के क्या हालात थे? इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडस्ट्रीज़ का जो प्रीफेस था वो बहुत नैरो था, क्योंकि हम लार्जली कन्फाइंड थे कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट टेक्सटाइल से। हमारे देश में सिर्फ 2 वेल मैनेज इंडस्ट्री थी, ओनली 2 वेल मैनेज आयरन एंड स्टील फर्म्स वर देयर, वन वाज इन जमशेदपुर एंड अदर वाज इन कोलकाता। जमशेदपुर और कोलकाता में। ये कौन सी वेल मैनेज इंडस्ट्री है? आयरन एंड स्टील फर्म्स हैं। ठीक है, नाउ अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने में प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होता है और पब्लिक सेक्टर का क्या रोल होता है, और इंडिया में फ्रॉम 1950 टू 1990 इन दोनों का ही क्या रोल रहा। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे ना तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसे थे, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसे थे कि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए इन्वेस्ट करें। अगर बाई चांस कुछ लोगों के पास, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसे थे, तो उनको इंसेंटिव नहीं नज़र आ रहा था इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मार्केट साइज बड़ा छोटा था। वो उनको इनकरेज नहीं करता था, उनको प्रोत्साहित नहीं करता था कि वो इन्वेस्ट करें। ये किन की बात हो रही है? जिनके पास कैपिटल थी। पहली बात, कुछ लोगों के पास तो कैपिटल ही नहीं थी, जिनके पास थी उनका कोई मन नहीं था, उनको मार्केट साइज डिस्करेज करता था या इनकरेज नहीं करता था। हैंस गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए एक प्रोएक्टिव रोल प्ले किया। क्यों किया? उसके रीज़न क्या है? उसके रीज़न ये हैं, असर्शन रीज़न में ये गवर्नमेंट के 1950 से 1990 के बीच में प्रोएक्टिव रोल प्ले करने के क्या रीज़न है? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट के पास
कैपिटल नहीं थी इन्वेस्ट करने के लिए और मार्केट साइज भी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो उनको इनकरेज करे, इसलिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे प्रोएक्टिव रोल प्ले किया। दूसरी बात, हमारी सोसाइटी, हम डेवलप होना चाह रहे थे सोशलिस्ट लाइन पे। सोशलिस्ट लाइन पे हमने मिक्स इकोनॉमी को तो प्रमोट किया, मिक्स इकोनॉमी को तो अडॉप्ट किया, पर उसमें ज़्यादा एलिमेंट किसके थे? सोशलिज्म के थे। तो हम सोशलिस्ट लाइन पे डेवलप हो रहे थे, इसलिए हमने एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया बिकॉज ऑफ दिस थिंग। बिकॉज ऑफ विच थिंग? बिकॉज वी वॉन्ट टू डेवलप ऑन सोशलिस्ट लाइन, इसलिए हमने एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया। कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया? कि गवर्नमेंट विल कंट्रोल द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। गवर्नमेंट विल कंट्रोल द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। इस बात का मतलब बताता हूं मैं भी आपको। पहली बात, ये कहां मेंशन है? सेकंड 5 ईयर प्लान में। क्या बात मेंशन है? कि गवर्नमेंट विल कंट्रोल द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी बिकॉज वी वांट टू डेवलप ऑन सोशलिस्ट लाइन, सोशलिस्ट पैटर्न्स। नाउ व्हाट डू मीन बाई गवर्नमेंट विल कंट्रोल द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी? इस बात का मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो इस देश के अंदर, जो इस देश के लिए वाइटल इंडस्ट्रीज हैं, मुख्य इंडस्ट्रीज हैं, उनको कंट्रोल करेगी, एक्सक्लूसिवली कंप्लीटली कंट्रोल करेगी। किनको? कमांडिंग हेड्स ऑफ द इकोनॉमी, जो देश की डेवलपमेंट के लिए वाइटल हैं। ठीक है, हेंस गवर्नमेंट विल हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ वाइटल इंडस्ट्रीज। प्राइवेट प्लेयर को बस एक अधिकार होगा कि वो इस पूरे प्रोसेस में अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा दे दे, कॉम्प्लीमेंट्री एफर्ट दे दे। ये नहीं कि प्राइवेट को एक बड़ा रोल दे देंगे, नहीं, उसके एफर्ट बस कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। एंड कौन लीड करेगा? गवर्नमेंट विल लीड। समझ गए? गवर्नमेंट लीड करेगा, प्राइवेट सेक्टर को बस अपने एफर्ट को कॉम्प्लीमेंट करने की अधिकार है, क्योंकि गवर्नमेंट एक पॉलिसी फॉलो कर रही है, दैट इज द कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। ये बात सेकंड 5 ईयर प्लान में लिखी हुई है। ठीक है, नाउ टू अडोप्ट, टू गिव, इस पॉलिसी को अडोप्ट करने के लिए, इस पॉलिसी को पूरा करने के लिए, इस पॉलिसी को फुलफिल करने के लिए, इस बात को पूरा करने के लिए हमने एक चीज अडोप्ट की जिसका नाम था आईपीआर। आईपीआर 1956। रिमेंबर, इससे पहले भी एक आईपीआर आ चुका है 1948 में, बट सबसे इंपॉर्टेंट आईपीआर इन दोनों में है 1956, आईपीआर 1956, क्योंकि गवर्नमेंट को एक गोल था हमारा, दैट इज गवर्नमेंट कंट्रोल द कमांडिंग हेड्स ऑफ द इकोनॉमी। यहां पे स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ही स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, राज्य वाला स्टेट नहीं होता ये। ठीक है, इसलिए हमने इस गोल को फुलफिल करने के लिए, मैं वर्ड मिस कर रहा था, फुलफिल, इस गोल को फुलफिल करने के लिए हमने आईपीआर 1956 को अडॉप्ट किया। आईपीआर 1956 ने 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान के बेसिस को फॉर्म किया। ये बिटवीन द लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विच डॉक्यूमेंट फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान? आईपीआर 1956 फॉर्म्ड द बेसिस। सेकेंड 5 ईयर प्लान को पूरा करने के लिए किस डॉक्यूमेंट ने उसके बेसिस तैयार किए? आईपीआर 1956 ने। आईपीआर 1956 फॉर्म करता है सेकेंड 5 ईयर प्लान के बेसिस। सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या कर रहा है? इंडस्ट्री को, सोसाइटी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है सोशलिस्ट लाइन पे, सोशलिस्ट लाइन पे। ये आपने देख लिया। अब आईपीआर 1956 क्या करता है? आईपीआर 1956 ने इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। ये आपसे पूछता है कितनी कैटेगरी में बांटा है? 3 कैटेगरी में बांटा है, 3 कैटेगरीज। इंपॉर्टेंट बात है, कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरीज में। 3 कैटेगरी क्या क्या होंगी? कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 के अंदर वो इंडस्ट्रीज आएंगी विच विल बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको सिर्फ और सिर्फ सरकार ओन कर सकती है, सरकार कंट्रोल कर सकती है, मतलब वाइटल इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, दूसरी बात, कैटेगरी नंबर 2 में वो इंडस्ट्रीज आएंगी जिसमें प्राइवेट सेक्टर अपने एफर्ट्स को, सरकार के एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री रोल, कि उसका भी कुछ योगदान वो दे सकता है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही इसके अंदर नई इंडस्ट्री सेटअप करेगी। सुन लो भाई, पहली कैटेगरी के अंदर तो वो इंडस्ट्रीज आएंगी जिनको खोलेगी, जिनको कंट्रोल करेगी सिर्फ सरकार, एक्सक्लूसिवली। दूसरी कैटेगरी के अंदर वो इंडस्ट्रीज आएंगी जहां पे अगर नई इंडस्ट्री खोलने की बात हुई तो सिर्फ सरकार खोलेगी, सिर्फ सरकार खोलेगी, सिर्फ गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर को बस इतनी अनुमति है कि वो अपने सरकार के एफर्ट्स में, जो कि इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं, उसमें अपने एफर्ट्स दे सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री एफर्ट दे सकता है, बस।
थर्ड कैटेगरी के अंदर वो इंडस्ट्रीज आएंगी जो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए छोड़ दी गई, प्राइवेट प्लेयर के लिए छोड़ दी गई। 3 इंडस्ट्री में बांटा, वो 3 ही है, ठीक है, पक्की बात। ये बात यहाँ से पूछ सकता है कि कैटेगरी नंबर 2 में भी न्यू यूनिट को सेटअप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की अकेले की थी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये बिटवीन द लाइन बात है, ठीक है ना। अब ठीक है, सरकार ने आईपीआर 1956 से थर्ड कैटेगरी में प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया, बट उनके ऊपर भी कंट्रोल किया। देखो, कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी का मतलब यह है कि सरकार वाइटल इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल करेगी। कंट्रोल करने का मतलब यह है या तो उनको वो खोलेगी, या अगर प्राइवेट प्लेयर को खोलने की अनुमति देगी तो उस पर भी इनडायरेक्ट कंट्रोल करेगी। कैसे? थ्रू लाइसेंसिंग सिस्टम। तो थर्ड कैटेगरी में सरकार ने उनको खोलने की अनुमति तो दे दी, बट उनके ऊपर भी कंट्रोल रखा वाया लाइसेंसिंग सिस्टम। अब लाइसेंसिंग सिस्टम को तो आपको 2 पार्ट से समझना है, 2 पार्ट से, अगर आप क्वेश्चन को सही से करना चाहते हैं। 2 एंगल से समझेंगे। पहली बात कि कोई अगर नई इंडस्ट्री आना चाहती है, कोई प्राइवेट प्लेयर एक नई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके पीछे रीज़न क्यों है, सरकार ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे रीज़न ये है कि सरकार प्रमोट करना चाहती थी रीजनल इक्विटी। फिर मतलब हर क्षेत्र में, देश के हर एरिया में, हर रीजन में इंडस्ट्री लगे, स्पेशली बैकवर्ड रीजन में, स्पेशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन, जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे नई इंडस्ट्रीज आए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगे। बाकी जगह तो लगी रही है, वहाँ पर भी लगे। इस बात को पूरी करने के लिए सरकार ने ये बोला, भाई नई इंडस्ट्री खोलना चाहते हो तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। सिर्फ इस बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए, इस रीजनल इक्वालिटी को दूर करने के लिए सिर्फ लाइसेंस पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि देखो, अगर आपको पिछड़े इलाकों में इंडस्ट्री खोलना है तो आपके लिए लाइसेंस लेना आसान था। अगर आप एक इंडस्ट्रियल रीजन में, ऑलरेडी इस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल रीजन में इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं तो लाइसेंस लेना बड़ा डिफिकल्ट था। तो बैकवर्डनेस दूर करने के लिए, रीजनल इक्विटी को प्रमोट करने के लिए न्यू लाइसेंस लेना इन एरियाज़ में ईजी है। अपार्ट फ्रॉम लाइसेंसिंग सिस्टम ईजी है इन एरियाज़ के लिए, सरकार उस एरिया के लिए इंडस्ट्रीज़ को अलग से कंसेशन भी देती थी। जैसे उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम लगा दी। उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी क्या लगा दी? एक्साइज ड्यूटी, यहाँ पे वर्ड नहीं यूज़ किया, मैं कट टू कट एनसीईआरटी वर्ड यूज़ करूँगा। वहाँ पे उनको क्या दिया? टैक्स बेनिफिट दे दिया। आप यही वर्ड याद करके चलें, टैक्स बेनिफिट दे दिया। और दूसरा, उनको इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल कराई सस्ते रेट पे। उनके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी पे जो चार्ज लगेगा वो लगेगा लो टैरिफ। आर यू गेटिंग मी? तो रीजनल इक्विटी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या किया? न्यू इंडस्ट्री को लाइसेंस लेना पड़ेगा, बट वो उनके लिए बहुत ईजी था उस एरिया के लिए। अलग से कंसेशन में क्या क्या दिया है? टैक्स बेनिफिट दिया है, और इलेक्ट्रिसिटी पे जो टैरिफ है वो बड़ा कम है बैकवर्ड रीजन के लिए। इसके अलावा अगर एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, वो कहीं पर भी है, अगर वो पहले से ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहती है, अगर वो पहले 100 यूनिट बनाना चाहती थी, अब वो 500 यूनिट बनाना चाहती है, वो अपने आउटपुट को एक्सपेंड करना चाहती है, या वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, मतलब और प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करना चाहती है, वो अब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहती है, या तो वो माल ज़्यादा बनाना चाहती है, या वो पहले सिर्फ ए बना रही थी, अब वो इसमें बी भी बनाना चाहती है, मतलब या तो वो डाइवर्सिफिकेशन भी करना चाहती है या वो एक्सपेंड करना चाहती है। इसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। बट इसके लिए लाइसेंस लेने के पीछे रीज़न कुछ और है। मैं ये डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहा हूँ। इसके पीछे नई इंडस्ट्री अगर आप लगाना चाहते हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है? टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी। ठीक है। अब एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री अगर एक्सपेंड या डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, पर उसका रीज़न कुछ और है। उसका रीजन रीजनल इक्वलिटी नहीं है, इसका रीजन कुछ और है। इसका रीजन ये है कि इकोनॉमी में उतना ही माल बने जितना इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है, इकोनॉमी में कहीं ज्यादा माल ना बन जाए। आर यू गेटिंग मी? तो इसके पीछे क्या रीजन था? ये इंश्योर करना कि इकोनॉमी में उतने ही गुड बने जितनी एक इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा ना बन जाए। मैं आपको इसको 2 पार्ट में इसलिए समझा रहा हूं कि इसके पीछे नई इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस लेने के पीछे रीजन कुछ और है। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री अगर एक्सपेंड और डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है, उसके पीछे लाइसेंस क्यों लगाया गया है, उसके पीछे रीजन कुछ और है। सेकंड वाले केस में
एक बार गवर्नमेंट इस बात से कन्विंस हो गई, इस बात को गवर्नमेंट पे यकीन हो जाता है अगर कि देश में ज्यादा आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको एक्सपेंड, वो आपको डाइवर्सिफाई करने का लाइसेंस दे देगी। तो डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपेंड का लाइसेंस किस बेस पे मिलेगा? जब एक बार गवर्नमेंट कन्विंस हो गई कि इस देश में ज़्यादा आउटपुट या इस नए प्रोडक्ट की आवश्यकता है। आर यू गेटिंग मी? ये डिफरेंस क्रिएट करना सोच रहा था मैं आपके लिए, समझ गए? नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वैसे तो मैंने आपको जो बड़ी वीडियोस हैं उसमें बताया है, डिटेल वीडियोस में। एसएसआई अब खत्म हो गया, अब इसका नाम एमएसएमई हो चुका है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। बट ये वाला नाम तो फिर भी पता होना चाहिए तुम्हें, मैं लिख ही देता हूँ, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, लेकिन हम वही बात करेंगे जो कट टू कट लेटेस्ट एनसीईआरटी वर्जन में दिया हुआ है। क्या कहता है? 1955 में 1955 में एक कमेटी बनती है जिसका नाम है विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, जिसका एक और नाम है कार्वे कमेटी। वो ये बताती है कि कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का हम यूज कर सकते हैं रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में, रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में। ये क्या बताते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है एसएसआई को यूज करने के लिए टू प्रमोट आरडी। आरडी का मतलब है रूरल डेवलपमेंट। आर यू गेटिंग मी? नाउ एसएसआई क्या होती है? एसएसआई उन इंडस्ट्रीज को बोलते हैं जिनमें इन्वेस्ट करने की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, कि आप इन इंडस्ट्रीज में एक लिमिट तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ इन्वेस्ट? इन असेट्स। ये बिटवीन द लाइन बात है, ये बात याद रखना। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन असेट ऑफ अ यूनिट। मैक्सिमम लिमिट होती है किसमें इन्वेस्ट करने की? किसमें? असेट में, एक यूनिट के असेट में। ठीक है, और ये लिमिट चेंज होती रहती है। पहले कुछ और थी आज़ादी के समय, बाद में कुछ और हुई, बाद में कुछ और हुई, अब कुछ और है। पेपर में आ जाता है कि ये लिमिट चेंज नहीं होती, ये लिमिट चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल 1950 में ये लिमिट थी 5 लाख रुपए कुल एसएसआई के लिए, आज 10 करोड़ रुपए है। लेटेस्ट एनसीईआरटी में बहुत सारी करेक्शन, बहुत सारे अपडेशन के बाद भी ये डाटा ठीक नहीं किया, वहां पे अभी भी 1 करोड़ लिखा हुआ है। बट आप कुछ भी हो जाए इसको 10 करोड़ ही मानेंगे, क्योंकि अच्छा प्रेजेंट का मतलब क्या है? प्रेजेंट का मतलब यह है कि ऐसा हुआ था कि जून 2020 में कोविड के दौर में फाइनेंस मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन जारी की थी। उसमें बोला था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको कहेंगे जिसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या होगी? 10 करोड़ रुपए। और ये बात लागू हो गई 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2020 से। तो जो ये प्रेजेंट है कब से लागू हुआ है? प्रेजेंट तो आज हम बहुत आगे हैं, बट ये कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2020 से। आर यू गेटिंग मी? वैसे इसके अलावा माइक्रो भी होती है, मीडियम भी होती है। माइक्रो वैसे उसको कहते हैं, वैसे ही बोल रहा हूँ, माइक्रो वैसे उसको कहते हैं जिसमें मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ है, और मीडियम उसको कहते हैं जिसमें मैक्सिमम लिमिट 50 करोड़ रुपए है। और आज हम जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो टर्नओवर के बेस पे भी देखते हैं, इन्वेस्टमेंट के बेस पे भी देखते हैं, टर्नओवर के बेस पे भी देखते हैं। ये बात वैसे एक्स्ट्रा थी वैसे, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए कि ये लिमिट चेंज होती रहती है, जो कि 1950 में सिर्फ 5 लाख रुपए थी, कि जो इंडस्ट्री 5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करेगी वो स्मॉल स्केल कहलाएगी। और आज ये लिमिट बढ़कर कितनी हो चुकी है? प्रेजेंट में 10 करोड़ रुपए। ठीक है, अगर आपको टीचर को प्रूफ करना पड़ेगा, आप नोटिफिकेशन दिखा सकते हैं, वेबसाइट से, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? यही बात है। नाउ दूसरी बात, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात इतनी क्यों करते हैं हम? क्योंकि जो इनका नेचर होता है बच्चों, वो लेबर इंटेंसिव नेचर का होता है। मतलब इनके अंदर वो टेक्निक यूज होती है जिनके अंदर लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल हो और कैपिटल मशीनों का कम हो। हैंस ये देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट को बहुत प्रोवाइड कराती है, रोजगार को बहुत बढ़ावा देती है। ठीक है, बट इनका एक नुकसान है कि क्योंकि ये स्मॉल है साइज में, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती, उनके साथ उनका सामना नहीं कर सकती। हैंस सरकार क्या करती है, इन इंडस्ट्रीज को बिग इंडस्ट्रीज से प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार इनको एक शील्ड प्रोवाइड कराती है, एक रक्षा कवच प्रोवाइड कराती है। कैसे? सरकार कुछ प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर देती है, मतलब इनके लिए ही रिजर्व कर देती है कि सिर्फ उनको यही बना सकती है। सरकार इन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम बिग इंडस्ट्रीज कुछ प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर देती है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएंगी। कुछ प्रोडक्ट को क्या कर देती है? रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बिटवीन द लाइन बात है कि किस आधार पे
ये तय किया जाता है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ एसएसआई के लिए रिजर्व होगा। एसएसआई मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व होगा। मतलब किस बेस पे पता लगेगा कि ये तो एसएसआई के लिए रिजर्व है, ये नहीं है। आपने इसको किया, इसको क्यों नहीं किया, किस आधार पे किया, ये डिपेंड करता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या बना सकती है, क्या वो स्टैब्लिश कर सकती है, क्या वो मैन्युफैक्चर कर सकती है। इस बेस पे क्राइटेरिया क्या है कि क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर सकती है। जो वो मैन्युफैक्चर कर सकती है उसको 1950 से 1990 के दौर में उन प्रोडक्ट्स को एसएसआई के लिए रिजर्व कर दिया गया। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, ये हो गया। नाउ इस सरकार इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम रिजर्विंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर एसएसआई उनको कुछ और भी देती है। क्या देती है? उनको एक्साइज ड्यूटी कम लगती है उनके प्रोडक्ट्स पर। एक्साइज ड्यूटी वो ड्यूटी होती है जो प्रोडक्शन पे लगती है। दूसरी बात, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए लोन कम रेट पे मिल जाता है, लोन मिल जाता है कम रेट पे। तो कंसेशंस क्या है? लोअर एक्साइज ड्यूटी, बैंक लोन मिल जाता है एट लो इंटरेस्ट रेट। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत कुछ है। अब मैं जो इस सीरीज में करा रहा हूँ वो कट टू कट एनसीईआरटी करा रहा हूँ। मैं कुछ भी एक भी वर्ड डाइवर्ट नहीं होना चाहता, क्योंकि जो पेपर बना रहा है वो यहीं से बना रहा है, बिटवीन द लाइन बातों को पिक कर रहा है। इसलिए मैं कुछ भी एक भी बात फालतू बोलने से डर रहा हूँ, बच रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। इसके अलावा भी सरकार जो करती है वो मैंने सब बताया हुआ है। इसके अलावा भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बेनिफिट है वो सब बताए हुए हैं। बट हम यहाँ इस सीरीज़ में कट टू कट बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की। पॉइंट्स सिर्फ एनसीईआरटी के पिक हो रहे हैं, ठीक है, पक्की बात। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेड पॉलिसी। अब ट्रेडिंग की क्या पॉलिसी थी इस दौर में फ्रॉम 1950 से 1990? कट टू कट बात लिखी हुई है कि ट्रेड पॉलिसी जो फॉलो हो रही थी वो हो रही थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की। पहली बात, ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो इस दौर में इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलो हुई, ये वाली जो आपने देखी, वो बहुत सिमिलर थी ट्रेड पॉलिसी के। मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी वर क्लोजली एसोसिएटेड ड्यूरिंग 1950 टू 1990। ये बात पूछ सकता है कि ये वाली पॉलिसी किसके जैसी थी, किसके सिमिलर थी इस दौर में? द आंसर इज ट्रेड पॉलिसी के। हमने पहले 7 5 ईयर प्लान तक, पहले 7 5 ईयर प्लान तक, इसलिए मैंने आपको 7वां 5 ईयर प्लान की डेट याद रखने के लिए बोला है। 7th 5 ईयर प्लान था 1985 टू 1990। पहले 7 5 ईयर प्लान का मतलब है 1950, मतलब 1951 से 1990, जो कि हमारे चैप्टर का भी नाम है। तो पहले 7 5 ईयर प्लान तक हमने कौन सी ट्रेड पॉलिसी फॉलो की? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। इनवर्ड लुकिंग, देश के अंदर झांकेंगे, देश की क्या काबिलियत है उसको देखेंगे। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी या पॉलिसी का टेक्निकल नेम हो जाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस पॉलिसी का एम क्या था? इस पॉलिसी का एम क्या है कि जो प्रोडक्ट हम देश में बना सकते हैं उसको देश में बनाएं और इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट कर दें। इंपोर्ट जो आज तक हम करते थे उसको सब्स्टिट्यूट कर दें डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स से, अपने देश में बनाओ, ठीक है। नाउ अब गवर्नमेंट ने इस एम को फुलफिल करने के लिए हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया फॉरेन इंडस्ट्रीज से। कैसे किया? 2 टूल से किया। अच्छा, कैसे क्या कर रही है गवर्नमेंट इस एम को पूरा करने के लिए? कौन से एम को? कि बाहर के प्रोडक्ट्स को, मतलब इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। इस एम को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट हमारे इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रही है फॉरेन इंडस्ट्रीज से। एम क्या है? इंपोर्ट्स को घटाना। इसके लिए सरकार 2 टूल यूज करती है। कौन कौन से? टैरिफ और कोटा। टैरिफ का मतलब होता है वो टैक्स जो इंपोर्ट पे लगता है। जो आज तक हम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे थे अब उन पे टैक्स लगेगा, जिसको हम बोलेंगे टैरिफ। टैक्स लगने से क्या होगा? वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा तो लोग उसको खरीदने के लिए डिस्करेज हो जाएंगे क्योंकि वो महंगा हो गया, ठीक है। ये इसकी एम था, ये इसकी रीजनिंग थी, ठीक है। दूसरा था कोटा।
कोटा है कि सरकार ने एक लिमिट स्पेसिफाई कर दी कि आप बाहर से इतना ही माल मंगवा सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं मंगवा सकते। दिस इज नोन एज क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। आप एक क्वांटिटी इतनी ही मंगा सकते हैं, उसकी एक लिमिट स्पेसिफाई कर दी, उसके बियॉन्ड आप नहीं मंगा सकते। इन दोनों का ही क्या पर्पज़ है, टैरिफ का और कोटे का क्या पर्पज़ है, टू रिड्यूस इंपोर्ट्स को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, क्यों सर ऐसा सरकार ने क्यों किया? इसके दो रीज़न हैं कि हमारी इंडस्ट्रीज़ इस पोजीशन में नहीं थी कि उनकी इंडस्ट्रीज़ के साथ हम कॉम्पीट कर पाएँ। हम अभी पैदा हुए हैं, 1950 से हम डेवलप करना शुरू कर रहे हैं। हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अब आएगा, उनके यहाँ आ चुका था, 1750 से आ गया था, वो डेवलप कर चुके थे, हमें डेवलप होना था। तो हमें लग रहा था कि हमारी इंडस्ट्रीज इस पोजीशन में नहीं है कि उनकी इंडस्ट्रीज के साथ कॉम्पीट कर पाएँ। दूसरी बात, हमारे प्लानर्स, हमारे पॉलिसी मेकर्स को एक डर था कि अगर आपने बाहर के इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, तो कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे देश के युवा, हमारे देश के लोग जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, डॉलर, यूरो, येन, जो बाहर की करेंसी हैं, उनको लग्जरी आइटम पे स्पेंड ना कर दे, महंगी वस्तु पे स्पेंड ना कर दे। स्पेंड करो, पेट्रोल मंगाओ ना, डीजल मंगाओ ना, नेचुरल गैस मंगाओ ना। बाहर से इंपोर्ट्स अलाउड था नेसेसरी आइटम्स का। तो सरकार को इस बात का डर था कि जो देश के लोग हैं वो फॉरेन करेंसी को स्पेंड ना कर दे लग्जरी आइटम पे, अगर इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा कर रखी। सारी बात ठीक है, सब कुछ वाजिब है, सब कुछ मान लिया जाएगा, लेकिन यार एक बात तो बताओ ना, एक्सपोर्ट तो प्रमोट करते, कोई सिंसियर अटेम्प्ट भी नहीं किया गया कि देश में एक्सपोर्ट प्रमोट हो सके। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी का मतलब होता है इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट का लिंक नहीं होता। एक्सपोर्ट तो बढ़ाते ना, कोई सीरियस अटेम्प्ट नहीं किया गया कि ताकि देश का एक्सपोर्ट बढ़ सके। अंटिल मिड 1980s, 84, 85, 86 में किया गया, पर बहुत लेट हो चुके थे, समझ गए। इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी का मतलब इंपोर्ट को घटाना होता है, एक्सपोर्ट को नहीं घटाना होता। आपने एक्सपोर्ट को घटाने नहीं दिया, ठीक है, पर बढ़ाने भी तो नहीं दिया, बढ़ने के लिए पॉलिसी भी तो नहीं बनाई ना, कोई सीरियस पॉलिसी नहीं बनाई। कब तक? अंटिल मिड 1980s। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, बस 5 मिनट का रह गया है लास्ट टॉपिक की। इन सारी पॉलिसी जो आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, जो भी मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, जल्दी से एक डाटा रिवाइज भी कराना जो इस एनसीईआरटी में डाटा अपडेट हुआ है, जल्दी से। हाँ जी बच्चों, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब जल्दी से लास्ट टॉपिक की इन सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का क्या इफेक्ट रहा, मैं इसको 3 पार्ट्स में कराऊंगा आपको। पॉलिसीज़ का पॉजिटिव, पॉलिसीज़ का नेगेटिव, और लास्ट में यहाँ लिखा नहीं है कि नेगेटिव का डिफेंड। ठीक है, लिख देता हूँ, नेगेटिव का डिफेंड। मैं लिखते लिखते थक गया हूँ यार आज, ठीक है। एक एक पॉइंट लिखना पड़ता है क्योंकि कट टू कट एनसीईआरटी करानी है, ताकि मैं उससे भटक ना जाऊँ, ठीक है जी। पॉजिटिव क्या रहे जो हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलो की पहले 7 5 प्लान तक, मतलब टिल 1990 तक। कह रहे हैं कि सर आपकी इन सारी पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट ये रहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बढ़ा फ्रॉम 13% टू 24.6%। 13% से कितना बढ़ गया है? 24.6% हो गया है। 1950 में इतना था, 1990 में इतना हो गया है। ये याद होना चाहिए सर आपको, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब क्या, ठीक है, एनसीईआरटी में यहाँ पे अपडेट हुआ है। पहले पुरानी एनसीईआरटी में डाटा गलत दिया हुआ था, 11.8% दिया हुआ था। अगर अभी भी आपके पास वो वाली एनसीईआरटी है तो वो करेक्शन हो गई है और ये बिल्कुल ठीक करेक्शन हुई है। पहले ये 11.8% दिया गया था, अब ये 13% है। न सिर्फ यहाँ पे करेक्शन की है, एनसीईआरटी में एक टेबल है, ये वाली टेबल, इसमें ये लिखा हुआ है कि किस सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन आता है। यहाँ पर भी इन्होंने चेंज किया है। अपडेट सिर्फ कंटेंट में नहीं किया है, अपडेट इन्होंने वर्क आउट दीज एक्टिविटीज़ में भी किया है, ठीक है। चलो दूसरी बात, इसका इम्पैक्ट ये भी रहा कि हर साल इंडस्ट्रियल सेक्टर अपने आप में कितना ग्रो करता है, कि पहले के मुकाबले कितना ज़्यादा माल बनाता है, उसकी ग्रोथ भी कमेंडेबल रही
एनुअल ग्रोथ इंडस्ट्रियल सेक्टर में 6% से देखी गई। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ा, एनुअल ग्रोथ कमेंडेबल रही, 6% रही। याद करने की ट्रिक ये है कि 1991 में कितनी बढ़ गई है, 24.6 हो गई है, यहाँ पे 0.6 लिखा हुआ है, इससे याद करने की ट्रिक मिल जाएगी। याद करने की ट्रिक है, आप कैसे याद करो ऐसे। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, एनुअल ग्रोथ कमेंडेबल है, वो बढ़ गई है। इसके बाद अब हमारी जो इंडस्ट्रियल बेस है वो डाइवर्सिफाई हो गया है। अब हम सिर्फ कॉटन एंड जूट तक सीमित नहीं हैं और उसका सारा श्रेय जाता है सरकार को, पब्लिक सेक्टर को, क्योंकि उन्होंने ही एक्टिव रोल प्ले किया है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रमोट हमने जब किया, इससे वो लोग सामने आए, उन लोगों के पास से पैसा निकल के आया जिनके पास पैसा था बट बहुत कम था, मतलब वो लार्ज इंडस्ट्री नहीं स्टार्ट कर सकते थे, उन्होंने उस कम पैसे से छोटी मोटी इंडस्ट्री तो स्टार्ट की। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एसएसआई। ठीक है, आपने हमारी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया है फॉरेन इंडस्ट्रीज से। इससे ये हुआ कि देश की जो अपनी इंडस्ट्री है, देश में कुछ अपने देश में कुछ इंडिजीनियस इंडस्ट्री, जो देश की इंडस्ट्री हैं, वो डेवलप हो गई। किस फील्ड में? जैसे ऑटोमोबाइल में हो गई, ऑटोमोबाइल में जैसे हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गई, बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन। आपने देखा कि पॉजिटिव जो बताए ना वो हर एंगल से बताए हैं। यहाँ जीडीपी वाइज बताया, ठीक है, यहाँ बेस बताया, डाइवर्सिफिकेशन की बात कर ली, यहाँ एसएसआई भी आ गया, यहाँ डोमेस्टिक प्रोटेक्शन वाली पॉइंट भी आ गया। तो सब एंगल से पॉजिटिव निकाल के लाएं। अब सब एंगल से नेगेटिव भी निकाल के लाएंगे, तो सब एंगल से नेगेटिव। सरकार ये नहीं डिसाइड कर पाई। ठीक है, इनिशियली सरकार को इंडस्ट्री को सेटअप करना बहुत ज़रूरी था, बट 40 सालों के दौर में सरकार ये नहीं फैसले कर पाई कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको प्राइवेट के लिए छोड़ा जा सकता है, और सरकार उन इंडस्ट्रीज़ में बनी रही इवन कि उनको लॉसेस हो रहे थे। मतलब सरकार कुछ गुड्स को जब तक प्रोड्यूस करती रही, इवन जिनको अब प्रोड्यूस करना रिक्वायर्ड नहीं था, इवन सरकार ने उनमें मोनोपोली हासिल कर ली कि सिर्फ सरकार ही बनाएगी। मोनोपोली का मतलब होता है एकल अधिकार, सिर्फ सरकार बनाएगी। जिनको शायद छोड़ा जा सकता था, जिनकी अब रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेट पीरियड में, शुरुआत में रिक्वायरमेंट थी, शायद अब रिक्वायर्ड नहीं थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दिया है टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। मतलब इमेजिन करो कि टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए आपको लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। इसके अलावा ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग, मॉडर्न ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म, सरकार ब्रेड बना रही थी। मतलब तुम्हें लगता है कि प्राइवेट प्लेयर ब्रेड नहीं बना सकता था? सरकार ने इस इंडस्ट्री को, ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, मॉडर्न ब्रेड को जाके 2001 में प्राइवेटाइज किया। 2001 में जाके प्राइवेटाइज किया है, ये डेट पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इसके बाद मतलब हमारा पॉइंट ये है कि सरकार को अपने रिसोर्सेज को वहाँ लगाना चाहिए था जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनमें शायद प्राइवेट प्लेयर नहीं आ सकता, वहाँ लगाना चाहिए था। जैसे डिफेंस, सरकार को उस दौर में ये करना चाहिए था। डन। सरकार नुकसान के बावजूद इंडस्ट्रीज को चलाती रही, क्योंकि इवन उससे देश के रिसोर्सेज ड्रेन आउट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज को बंद करना इतना इजी नहीं था। सोशलिस्ट लाइन पे हम डेवलप कर रहे थे, क्योंकि डिफिकल्ट टू क्लोज था। इवन कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो थी वो भी सब प्रॉफिट में नहीं थी, उनको भी कुछ नुकसान हो रहे थे। अब एक बात बताओ, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जिसको नुकसान हो रहे हैं वो तो बंद कर जाएगा ना। सरकार क्या करती थी? उस प्राइवेट इंडस्ट्रीज को जो लॉस मेकिंग है उसको नेशनलाइज कर लिया करती थी, उसको खरीद लिया करती थी, राष्ट्रीयकरण कर दिया करती थी उसका। क्यों? टू प्रोटेक्ट जॉब, टू प्रोटेक्ट वेलफेयर। मतलब नुकसान हो रहे हैं प्राइवेट प्लेयर को, प्राइवेट प्लेयर बंद कर के जाना चाह रहा है, सरकार कहती है उससे, सरकार खरीद लेती है उससे, ताकि लोगों की जॉब बचाई जा सके। वेलफेयरिस्टिक गोल था ना सरकार का। ठीक है, लाइसेंस पॉलिसी को लेकर बात करते हैं। लाइसेंस पॉलिसी ठीक है, बट इसको जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे उन्होंने इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको लाइसेंस कुछ करके मिल जाता था। अब वो क्या करते थे? इस लाइसेंसिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम कंपटीशन, फ्रॉम कॉम्पिटिटर। नए प्लेयर को आने ही नहीं देते थे, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ का लाइसेंस एक बंदे को मिलेगा, वो बड़े इंडस्ट्रीज ने ले लिया तो आपको लाइसेंस ही नहीं मिलेगा, तो कॉम्पिटिटर को आने ही नहीं दिया, तो इसका मिसयूज़ किया बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ने। एक ही पॉइंट है। ठीक है, और अच्छा कहते हैं कि सरकार ने इस दौर में बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, एक्सेसिव रेगुलेशन ले आए। इसको कहा जाता है लाइसेंस परमिट राज या परमिट लाइसेंस राज।
हर जगह लाइसेंस लेना पड़ेगा, हर जगह परमिट लेना पड़ेगा। इससे जो फर्म एफिशिएंट बन सकती थी वो भी नहीं बन पाई। मतलब एक फर्म है जो एक्सपेंड हो सकती है, पर आपने बोला एक्सपेंड होने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपने बोला डाइवर्सिफाई होने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो ले ही नहीं पाई, तो उसको एफिशिएंट होने ही नहीं दिया। इवन कुछ इंडस्ट्रीज तो अपना टाइम लाइसेंस लेने में ही वेस्ट कर दिया करती थी। मतलब वो इनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं, वो एफिशिएंसी के बारे में सोच सकते हैं, पर वो वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स कहाँ लगा रहे हैं, लाइसेंस लेने में। ये हो रहा था। ठीक है, अब प्रोटेक्शन पॉलिसी का नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव का ही चल रहा है, अब प्रोटेक्शन पॉलिसी का ये है कि क्योंकि आपने हमारे प्लेयर्स को, हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को प्रोटेक्ट कर दिया डोमेस्टिक फॉरेनर से, तो अब हमारे कंज्यूमर के पास चॉइस लिमिटेड रह गई और उसको वही खरीदना पड़ रहा है जो कि हमारा बंदा बना रहा है, हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर बना रहा है, हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर बना रहा है। अब प्रोड्यूसर ऐसे बैठा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई इंसेंटिव नहीं है अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने का। वो क्यों करे, कोई है भी तो नहीं अपना प्लेयर, उसका ही माल खरीदा जाएगा, उसको एक कैपेटिव मार्केट मिल गई, उसको एक प्रोटेक्टेड मार्केट मिली हुई है, वो क्यों करे। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, तो प्रोड्यूसर के पास कोई इंसेंटिव नहीं था। अब वैसे तो मोर और लेस हो गया है, लास्ट में 2 डिफेंड दिए हुए हैं कि आपने सर इतना क्रिटिसाइज कर दिया, इसका डिफेंड क्या है। डिफेंड पहला दिया है इसका कि सरकार उन इंडस्ट्रीज को भी चलाती रही जिनमें सरकार को लॉस हो रहे थे, और इवन उन इंडस्ट्रीज को, उन प्राइवेट प्लेयर को की इंडस्ट्रीज को भी खरीद लिया जो लॉस मेकिंग थी। तो इसका डिफेंड ये कहते हैं कि सरकार की नीतियों को, सरकार की पॉलिसीज़ को, सरकार के एफर्ट को सिर्फ आपको प्रॉफिट लॉस से नहीं देखना चाहिए, आपको सरकार को जज करना चाहिए, सरकार की पॉलिसीज़ को जज करना चाहिए वेलफेयर के हिसाब से भी। इससे लोगों का वेलफेयर तो कितना प्रोटेक्ट हुआ। वो ये कह रहा है कि डिफेंड ये है कि वेलफेयर प्रोटेक्ट कर रहे थे हम लोग। आर यू गेटिंग मी? दूसरी बात करता है वो यहाँ पे, इसके लिए इसका डिफेंड देता है। एक तो डिफेंड इसका दिया है एनसीईआरटी में, और एक इसका डिफेंड दिया है। इसका डिफेंड ये देता है कि प्रोटेक्ट हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि ज़रूरी था, क्योंकि इनिशियली दौर में जब इंडस्ट्रीज इन्फेंसी थी, बिल्कुल आई थी, उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था। हर देश करता है, अंग्रेज़ों ने भी किया था जब वो आपके देश पे शासन कर रहे थे, किया था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगा के, तो आपके लिए भी तो ज़रूरी था ना, तो इसलिए प्रोटेक्ट किया। ठीक है, उसके कुछ नेगेटिव्स तो होंगे, तो ये उसके डिफेंड है। विद दिस बच्चों एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन एक वीडियो में फ्रॉम कट टू कट एनसीईआरटी, फ्रॉम लेटेस्ट एनसीईआरटी, डाटा भी अपडेट कर लिया हमने। पक्की बात, अब बच्चों क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा हुआ है, एक एक बात को नोट डाउन किया हुआ है, एनसीईआरटी से एक एक बात को मार्क किया हुआ है, स्पेशली ओड बातें जो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, तो आपसे क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। प्लीज़ बच्चों इसको नोट डाउन कर लो एंड पढ़ लो। ओके, बाय बाय।